बायोसेंसर फॉर एयरबॉर्न पैथोजेंस। एयरबॉर्न पैथोजन से मुराद वो माइक्रोब्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। जब इनका ह्यूमन बीइंग से कांटेक्ट होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग एक्ट एज देयर होस्ट, तो फिर उसमें ये डिजीज़ कॉज करते हैं। ये अपने लाइफ साइकिल के ज़्यादातर हिस्से में आउटसाइड द ह्यूमन बीइंग रहते हैं, लेकिन जब किसी ज़रिए से इनका ह्यूमन तक कांटेक्ट हो जाता है तो वो एक इनमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। और ये डिजीज़ इसलिए कॉज होती है बिकॉज these pathogens are present in the air, and with the respiration they get into the body, and if they are in the ample, their number is high, they can infect the human being, यानी कि इंसानों को ये बीमार कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास इन पैथोजन माइक्रोब्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। इनमें राइनोवायरस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, इन्फ्लुएंजा वायरस और मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोब्स शामिल हैं। लेकिन अगेन ये बात आप याद रखें कि ये माइक्रोब्स हवा में मौजूद होते हैं, हमें इनकी एक ख़ास कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है माइक्रोब्स इतना होना चाहिए कि वो इन्फेक्ट कर सकें। अच्छा, अब आम तौर पे ये जो इन्वायरमेंटल पैथोजन है मेनली रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनका कांटेक्ट हमारे लंग्स से होता है। उसके नतीजे में ये रेस्पिरेशन की डिजीजेस कॉज करते हैं। दे कैन कॉज हार्ट डिजीजेस एंड दे कैन कॉज लंग कैंसर एज वेल। इसके अलावा भी ये बहुत सी बीमारियां कॉज करते हैं और इनके नतीजे में बहुत सी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। अच्छा, अगर हम जो है डिटेक्ट करना चाहते हैं इन्वायरमेंट में किसी माइक्रोबियल पैथोजन को, तो उसके लिए हमें जो हमारा मैट्रिक्स है यानी एयर है उसको टेस्ट करना पड़ेगा, या जो मेडिकल कोई इक्विपमेंट है कि डॉक्टर्स को अगर इन्फेक्शन हो गया या पेशेंट या हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हुआ तो उसको उसमें जो है हमें जो है इस एयरबॉर्न पैथोजन की को डिटेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्वायरमेंटल बायोसेंसर इज़ नॉट वेरी इजी टू फैब्रिकेट, क्योंकि द मेन थिंग जो हमारी आ जाती है उसमें कि हमने अपने सैंपल को कैसे कलेक्ट करना है। अब हवा में देखें, माइक्रोब्स की अमाउंट कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है। एक ही कमरे में जो पैथोजन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट हो सकती है, उनकी जो है माइक्रोबियल लोड कम या ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि हम सैंपल कहाँ से इकट्ठा करें और सैंपल कैसे कलेक्ट करें। तो उसको इस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए दो स्ट्रेटजीज़ हैं। पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि सैंपल साइज़ के मुतालिक तो हम कुछ नहीं कह सकते, सैंपल तो हमें हर जगह से और बहुत ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा। पहली बात ये है कि हम उसमें पहली स्ट्रेटजी ये है कि हम उसमें फ़िल्टर्स इस्तेमाल कर लें, और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि उसमें हम ग्रेविटेशनल कलेक्टर इस्तेमाल कर लें। और बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि हमें सैंपल को, यानी कि जो हमारे पैथोजन हैं उनको ऐसा समझ लें कि शिकार करना है या हंट करना है, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल कलेक्टर्स जो हैं वो आमतौर पे इम्पैक्टर्स हो सकते हैं, एरोसोल सेंट्रीफ्यूज हो सकती हैं और इम्पिंजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इन कलेक्टर्स में हम मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पीड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कि यानी कि जैसा भी हमारा एनालाइट है या टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम आइसोलेट करना चाहते हैं इन्वायरमेंट से, तो उसमें हम मुख्तलिफ चेंजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। असल चीज़ जो है हमारे माइक्रोब का सेंसिंग प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्शन है, कि जो हमने माइक्रोब आइसोलेट कर लिया है कि वो हमारे सेंसिंग प्लेटफॉर्म के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू गेट दी माइक्रोब्स, यानी कि जो पैथोजन है उनको हम कैसे आइसोलेट करेंगे इन्वायरमेंट से। तो यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल दिखाई हैं। पहली एग्जांपल है फिल्ट्रेशन टाइप एरोसोल सैंपल की। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज बटन एयर सैम्पलर विच इज़ शोन इन ए, और बी में पार्टिकल टू लिक्विड सैम्पलर, यानी कि इसमें एक लिक्विड मौजूद है जो कि पार्टिकल या जो हमारा माइक्रोब है उसके साथ बाइंड कर सकता है। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स एंड दीज आर कमर्शियली अवेलेबल। दूसरी एग्जांपल जो है वो ग्रेविटेशनल टाइप एरोसोल सैम्पलर की है। इसमें सी में एक इम्पैक्टर एयर सैम्पलर दिखाया गया है और डी में एक इम्पेजर एयर सैम्पलर दिखाया गया है। तो इनमें हम मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि हम बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कलेक्ट कर सकें।
एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, हमारी इन्वायरमेंट में डस्ट भी है, तो ये डस्ट जो है बेसिकली ये हमारे इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल या वैसे पार्टिकल्स के साथ ये आ जाती है, कलेक्ट हो जाती है। और जब ये कलेक्ट हो जाती है तो उसका नतीजा क्या होता है कि ये हमारे फ़िल्टर को क्लॉग कर सकती है। उसके अलावा जो है सैंपल कलेक्शन को स्टॉप कर सकती है, यानी कि पूरा प्रोसेस ही रुक जाए कि सैंपल ही ना कलेक्ट हो, वहाँ पे डस्ट आ गई है। और उसके अलावा ये जो है बायोसेंसिंग प्रोसेस में, सेंसिंग प्रोसेस में इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर हम ऑप्टिकल सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल कुड इंटरफेयर विद आवर रिजल्ट। अच्छा, अब सैंपल कलेक्ट करना भी एक आर्ट है, वो हमने डिस्कस कर लिया। द अदर थिंग इज सिलेक्शन ऑफ लोकेशन फॉर सैंपल कलेक्शन, यानी कि अब एक बहुत बड़ा कमरा है 40x60 का, आप उसमें से सैंपल कहाँ से कलेक्ट करना शुरू करेंगे? और हो सकता है कहीं सैंपल हो और हो सकता है कहीं सैंपल की बहुत कमी हो। तो हमें ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हों सैंपल के, लेकिन सैंपल हम पूरी इन्वायरमेंट में से लेंगे और पूरी इन्वायरमेंट में लेंगे और उसके बाद जो है हमें सैंपल वहाँ से कलेक्ट करना है जहाँ पे कम से कम डस्ट हो, और हमारी ऐसी पोजीशन होनी चाहिए कि जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम सैंपल आ जाए। तो देयर आर फ्यू स्ट्रेटजीज। वो क्या स्ट्रेटजीज हैं, हम किस तरह ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमने सैंपल कहाँ से कलेक्ट करना है? अच्छा, साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें जो 100 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल्स हैं, वो बड़े पार्टिकल हैं, दे विल बी सेटल्ड डाउन। अब जो 100 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल्स हैं, दे विल ट्रेवल, और जब वो ट्रेवल करेंगे तो वो एक खास डिस्टेंस तक जा सकते हैं, जो हमारे सैम्पलर की जो डक्ट है उसमें भी एंटर हो सकते हैं। अच्छा, और जो टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि 10 माइक्रोमीटर से कम हैं, वो तो जाहिर है ज़रूर जो है सेल के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसको, अगर वो माइक्रोब हैं तो वो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, करेंगे, यानी कि होस्ट मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम किस तरह ये डिसाइड करें कि हमने सैंपल कहाँ से कलेक्ट करना है? अगर देखें, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे आजकल कोविड का दौर है, जो कोविड सारी दुनिया में आया हुआ है, तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जो है एरोसोल जो हमारी, यानी कि वो वाटर मॉलिक्यूल जो हमारी हम एक्सहेल करते हैं, हमारी सांस में मौजूद होते हैं, दे आर लेस देन अबाउट 100 माइक्रोमीटर से उनका साइज़ कम होता है। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल अगर उसमें मौजूद है, वो वायरस मौजूद है, तो इट विल ट्रैवल, और ट्रैवल करने के साथ साथ तो इसका मतलब है कि हमें देखना चाहिए कि ये कहाँ तक ट्रैवल करेगा। और फिर उसके बाद हमें मालूम है कि वायरस का साइज़ डिफरेंट है, बैक्टीरिया का साइज़ डिफरेंट है और स्पोर्स का साइज़ डिफरेंट है। तो वी कैन डिज़ाइन अ स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ कि हम सैंपल कहाँ से और कितनी देर में कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब एक्चुअली मुख्तलिफ़ किस्म के कलेक्टर्स बनाए गए हैं और वो कामयाबी से इन माइक्रोब्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इस स्लाइड में आप देखें कि इसमें एक लिक्विड यूज़ किया गया है और सैंपल कलेक्टर में जो है सैंपल को कलेक्ट कर लिया गया है। ये मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की गई हैं साइज़ के लिहाज से, और ये 2 मिनट के अंदर अंदर इस सैंपल कलेक्टर में जो है एयरबॉर्न इन्फ्लुएंजा के वायरस को कलेक्ट कर लिया गया। इसी तरह सैंपल हैंडलिंग एक बहुत बड़ा मसला है। आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उसको हैंडल किस तरह करेंगे? जो एनवायरमेंटल बायोसेंसर्स हैं, इनमें 2 चैम्बर्स होते हैं। द फर्स्ट चैम्बर इज़ फॉर सैंपल कलेक्शन एंड द सेकंड चैम्बर इज़ द बायोसेंसर। सैंपल कलेक्शन के मुतालिक मैंने आपको बता दिया, और बायोसेंसर्स हम पिछले मॉड्यूल्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस स्लाइड, ये आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने अगर सैंपल इसमें से कलेक्ट किए हैं, द सैंपल्स विच आर शोन इन ग्रीन, they are moving to the biosensor, moving towards the biosensor portion of this environmental biosensor. पहले तो हमने बायोसेंसर में सैंपल कलेक्ट कर लिया, एंड दी सैंपल, उस सैंपल कलेक्ट करने के बाद उनको हमने बायोसेंसर से पास किया ताकि उनको एनालाइज किया जा सके। So this is all about biosensors for airborne pathogen. So the related question, give a few characteristics of airborne pathogens and name a few examples of airborne pathogens. Discuss the strategies that are required to adopt the sample collection, and discuss the role of dust particles in the failures of biosensor working, and how size of an aerosol dictates the sample collection, यानी कि साइज किस तरह हमें बताता है कि हमने कौन सा सैंपल
कलेक्ट करना।